चलो बेटे, पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि आर्टिकल 31 ने रिमूव कर दिया गया है। आर्टिकल 31 कैसे? अमेंडमेंट से। सिंपल सी बात थी इसमें कि आर्टिकल 31 हम 14 से स्टार्ट करेंगे और 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल नंबर 14 से लेके 32 तक हमारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। इन्होंने एक छोटा सा पॉइंट इसमें दिया है और हम लेटर ऑन सारा डिस्कस करेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 31 है, जो आर्टिकल नंबर 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब क्यों? क्योंकि उसको हटा दिया गया है। कैसे? 44वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी इन द ईयर 1978। तो 1978 में जो अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर रखा है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, चेंज करना। तो इसको हटा दिया गया था। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो रिमूव कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था, 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको जस्ट और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको सीधा आ जाना है कॉन्सेप्ट पे, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टेट। अगर आप अपने नोट्स में देखोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट नजर आएगा जिसका नाम है स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट से आप बेटा कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। स्टेट वर्ड से आज तक जो आपने सुना है, स्टेट का मतलब राज्य है। मैं आपको 2 बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। पहली चीज, जो लॉ में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो और जो आपने आम जिंदगी में सुना है वो दोनों सेम हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। जो कॉन्सेप्ट आपने आम जिंदगी में अपनी सुना है और जो आप लॉ में पढ़ रहे हो वो जरूरी नहीं है सेम हो। दूसरी बात, आपको कभी भी इमोशन से काम नहीं करना, क्योंकि लॉ अपने आप में वही चीज हमें डिटरमाइन करनी है जो वहां पे डिफाइन कर रखी है। हर एक्ट में, हर लॉ में अलग अलग तरीके से चीजें डिफाइन होती हैं। तो आज तक जो आपने स्टेट का मीनिंग समझा है या सुना है वो सुना होगा राज्य है, गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है वो भी बताया गया है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टेट का मीनिंग क्या होगा वो यहाँ डिफाइन किया गया है। मैं मानती हूँ आप अभी छोटी क्लास से एकदम से यहाँ पहुँच रहे हो तो थोड़ा सा टेक्निकलिटी लगती है, बट आई विल ट्राई टू गिव अवर बेस्ट कि किसी भी तरीके से आपको 0 लेवल से समझाया जाए। फिर दोबारा से मैं अपनी बात पे वापस आ जाती हूँ। स्टेट वर्ड यूज हुआ यहाँ पे। स्टेट का मीनिंग क्या स्टेट का मीनिंग यहाँ पे राज्य? आंसर इज नो। स्टेट का मीनिंग यहाँ पे राज्य नहीं है। तो स्टेट का यहाँ पे मीनिंग क्या है ये हमें समझना होगा कि स्टेट किसे बोला जाता है और स्टेट क्या होता है। तो देखिए, स्टेट को जब हम यहाँ पे समझेंगे तो इसको बताया कि किस किस को स्टेट बोलेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात, मैम स्टेट क्यों, यहाँ पे हम स्टेट क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए क्या होता है कि पहले पुराने टाइम के अगर राजा महाराजाओं की बात करें तो राजा महाराजाओं के पास बहुत सारी पावर्स होती थी। और पुराने टाइम के आप राजा महाराजाओं को देखो तो वो बहुत ईमानदार होते थे। इवन अगर उनके बच्चे ने भी कुछ गलत किया होता था तो उसको भी सजा मिलती थी। वो अपनी प्रजा के प्रति बहुत निष्ठावान होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे समय चेंज हुआ तो लोगों में चेंजेस आए। आप अगर पुराने टाइम की बात करो, सतयुग की बात करें, तो वहाँ पे तो सत्यवान थे। इट मीन्स जो भी राजा होते थे, जैसे अगर हम आपने कभी रामायण देखी हो तो भगवान श्री राम को देखा हो, आपने दशरथ जी को देखा हो, तो वो कितने ईमानदार थे अपनी प्रजा के प्रति। वो अपने प्रजा के प्रति समर्पित थे। तो जो प्रजा के अधिकार थे वो कहीं ना कहीं उनको मिलते थे, उनकी प्रोटेक्शन होती थी। क्यों? क्योंकि राजा ईमानदार है तो प्रोटेक्शन तो होगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होने लगा, समय चेंज होने लगा, तो जो प्रजा के अधिकार थे वो अफेक्ट होने लगे। अब जब प्रजा के अधिकार अगर अफेक्ट होंगे तो उनकी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। मान के चलिए आपका कोई राइट है और आपको वो नहीं मिल रहा, तो उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस और नो? तो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और अगर उसको वो अधिकार नहीं दिया जा रहा या उससे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास राइट होना चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सको। आप उसके अगेंस्ट क्या ले सको? एक्शन ले सको। इट मीन्स यहाँ पे जो स्टेट मीनिंग डिफाइन किया गया है वो ये किया गया है कि जो एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक स्टेट भी अफेक्ट नहीं कर सकती। अब स्टेट में कौन कौन आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। कई बार आप सोच सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट कर सकती है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिट है, स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिट है। तो कोई भी चाहकर क्या नहीं कर सकते, आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं कर सकते। तो मैम अगर फंडामेंटल राइट बाय चांस अफेक्ट कर दिए तो हम क्या करेंगे? आपके पास अधिकार है, आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उनके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है। किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे स्टेट को डिफाइन किया गया। इट मीन्स एक बात तो साफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑटोमेटिक स्टेट में आती होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट में आती होगी, है ना। ये लोग हमारे राइट क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। आज की डेट में तो राजा यही है। तो इनके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं सिटीजन के पास अधिकार है कि वो उनके, अगर उनके राइट अफेक्ट किए गए तो वो उनके अगेंस्ट क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। बट आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है?
आपको यहाँ पे जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि स्टेट का मीनिंग क्या है और किसको आप स्टेट बोलोगे। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आएगी वो आएगी कि स्टेट का मीनिंग व्हाट, आप किसे स्टेट बोलोगे। जैसे आज तक आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ी होंगी ना, इसी तरीके से इसकी एक डेफिनेशन है। और एक और चीज मैं बता देना चाहती हूँ, हालांकि इससे पहले आपने शायद मेरी बेसिक क्लास पढ़ी हो कंपनी लॉ की, तो वहाँ पे मैंने लॉ की बहुत टेक्निकलिटीज़ की बात करी है। अगर आपने बेसिक आपको मिली हो और आपने पढ़ी हो, बट अगर नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस चैप्टर से भी स्टार्टिंग कर रहे हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको दूसरी चीज़ ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जनरली जितने भी एक्ट आप पढ़ोगे उसके अंदर सेक्शंस होंगे। क्या होंगे? सेक्शंस होंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर आपके आर्टिकल्स हैं, और हिंदी में इन्हें अनुच्छेद भी बोलते हैं। कानून में जो डिफाइन किया जाता है वो कहीं ना कहीं किसी में डिफाइन किया जाता है, या तो सेक्शन में या फिर आर्टिकल्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आर्टिकल्स हैं। क्या है? आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर इसको डिफाइन किया गया। क्या बोला मैंने? आर्टिकल नंबर 12 के अंदर इसे क्या किया गया? डिफाइन किया गया। अब आप आर्टिकल नंबर 12 कैसे याद रखोगे? हालांकि याद करना मैं ये नहीं कह रही 100% श्योर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के पूरे में से पूरे मार्क्स आए। हम 1% भी कहीं कमी नहीं करना चाहते। तो मैं आपको एक टेक्निक सिखाती हूँ कि आर्टिकल नंबर 12 स्टेट में आप कैसे याद रखोगे। क्रक्स बताती हूँ, मेमोराइज टेक्निक बताती हूँ। देखो, अगर किसी के भी राइट अफेक्ट करने की कोशिश करी तो उसके 12 बजा देंगे। किसके 12 बजा देंगे? स्टेट के। मतलब कहीं ना कहीं उनके राइट अफेक्ट हो जाएंगे। अगर राइट अफेक्ट हुए तो उसके अगेंस्ट क्या ले सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं। इट मींस आर्टिकल नंबर 12 के अंदर ये पॉइंट डिस्कस किया गया। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर ये पॉइंट डिस्कस किया है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स, उनके अगेंस्ट प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बता देती हूं कि उनके अगेंस्ट क्या आ जाएगा? एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन कौन लेगा? सिटीजन, जिसके क्या हुए हैं? फंडामेंटल राइट्स। कब लेगा ये एक्शन? जब सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे? अफेक्ट होंगे। ठीक है। अब देखो, विद अ फ्यू एक्सेप्शन ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। स्टेट इंक्लूड्स। स्टेट के अंदर क्या क्या आता है? मतलब स्टेट की डेफिनेशन में किसे किसे कवर किया? एक तो गवर्नमेंट को, किसे कवर किया? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बताओ कौन कौन कवर हो गया? गवर्नमेंट कवर होगी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ ईच स्टेट। आपको पता होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट काउंसिल्स होती हैं। आगे चल के आप पढ़ोगे, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। केंद्र में जो कानून बनता है, केंद्र में जो लॉ बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है। किसके थ्रू? पार्लियामेंट। और जो आपका राज्य में कानून बनता है वो राज्य सरकार के द्वारा। कहीं ना कहीं उसमें होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देखो यहाँ पे पार्लियामेंट कवर हो गई, उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट भी कवर कर लिया इसने। ऑल लोकल और अदर ऑथोरिटीज, ये वर्ड देखो ध्यान से, ये और भी इंपॉर्टेंट है। ऑल लोकल और अदर ऑथोरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो इंडिया की टेरिटरी में है या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पे दो पॉइंट समझो। इन्होंने कहा लोकल और अदर ऑथोरिटी, या तो हिंदुस्तान के अंदर है या फिर सरकार के कंट्रोल में है। मतलब मैम समझ नहीं आया, सुनो ध्यान से। मान के चलिए कुछ ऐसे काम है जो आउटसाइड इंडिया किया जाता है, जैसे फॉरेन एम्बेसी है, आउटसाइड इंडिया होती है बट अंडर दी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरी चीज कहां पे बोली? विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहां पे ना लोकल अथॉरिटी को डिफाइन किया गया। लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आएगा? जैसे कि आपने सुना होगा म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड्स, एमसीडी वगैरह जो होती हैं, पंचायत, ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? लोकल अथॉरिटी में आ जाती हैं। नाउ मैं इसका ना पूरा क्रक्स बनवा रही हूं, ठीक है बेटा। अब मैं इसका ये, हालांकि आपकी बुक में लिखा हुआ है एज इट इज, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लिखो, क्रक्स बनाओ। तो मैं इसका ना क्रक्स बनवा रही हूं स्टेट का। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट।
कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 defines state. State includes क्या क्या चीजें आती हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड पार्लियामेंट। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट legislatures of every state। तीसरा, ऑल लोकल और अदर ऑथोरिटीज। ऑल लोकल और अदर ऑथोरिटीज, बताओ ये कहाँ कहाँ हो सकती हैं? विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और क्या बोला इसने? टेरिटरी के अलावा दूसरा पॉइंट बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और दूसरा मैंने एग्जाम्पल भी आपको एम्बेसी का दिया था, वो क्या था? दूसरा हमने एम्बेसी का एग्जाम्पल भी लिया था, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ अब देखो यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय लोकल ऑथोरिटीज? लोकल ऑथोरिटी का मीनिंग क्या है? मैं इसके ऊपर लगा दूं स्टार नंबर 1। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं इसमें स्टार नंबर 1? तो ये है हमारा स्टार नंबर 1। और अदर ऑथोरिटी का मीनिंग भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूं। अदर ऑथोरिटी का मीनिंग भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूं। तो देखो स्टार नंबर 1 में क्या है? स्टार नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज? लोकल ऑथोरिटी। तो देखो लोकल ऑथोरिटी में क्या क्या आता है? म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, एक्सेट्रा। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा स्टार नंबर 2। और स्टार नंबर 2 में क्या है? अदर ऑथोरिटीज। अदर ऑथोरिटीज में देखो क्या क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटीज आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी देती है कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटीज। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा।
एक्सेट्रा। ये तो डेफिनेशन हमने क्लियर करी किसकी, स्टेट की। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, तो आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट। स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोकल अथॉरिटी की मैंने बताया म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब ये आप एग्जाम के लिए याद कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट इसमें क्या है, देखो अगला पॉइंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट। आप जैसे कि एक ये केस भी है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो कि इसमें लोकल अथॉरिटी को डिफाइन किया था, किसमें, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। 1% आपके एग्जाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि देखिए पेपर मुझे तो बनाना नहीं, बट चांसेस हो जाते हैं क्योंकि ये पूछ सकते हैं। रेयर चांसेस है, वैसे बहुत कम चांसेस है, वो ऐसी चीजें थोड़ा कम पूछेंगे, टेक्निकल चीजें ज्यादा पूछेंगे। अब देखो यहां पे सुप्रीम कोर्ट, जानते हो ना सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो फिर उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो लास्ट लॉ ऑफ लैंड होता है, ठीक है। अब सुनिए आराम से, मेरी बात समझिए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट हैज इनएन्यूकेटेड द फॉलोइंग टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटली एजेंसी ऑफ स्टेट। क्या कोई एंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला मैंने, कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला मैंने, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी क्या स्टेट की डेफिनेशन में आ सकती है। उन्होंने कहा देखो इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एंटिटी भी क्या स्टेट की डेफिनेशन में आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए आपको कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉइंट चेक करो, क्या क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अगर उस एंटिटी के अंदर 6 पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट्स हैं, मैच कर जाते हैं, तो वो एंटिटी स्टेट है, अदरवाइज वो एंटिटी स्टेट नहीं है। तो अब वो 6 पॉइंट पढ़े क्या क्या है कि जो अगर वो 6 पॉइंट किसी एंटिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी है तो उसे भी क्या बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं। तो देखिए उसके बारे में अब हम देखते हैं क्या 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 क्या। देखिए पहला पॉइंट इन्होंने यहां पे बताया, क्या पहला पॉइंट इन्होंने बताया, if entire share capital of corporation held by government, it would go long way towards indicating corporation is agency of government। सुनो, मान के चलिए कोई कंपनी है, ठीक है, शेयर कैपिटल तो आपने आज से पहले सुना होगा। देखिए टेक्निकल चीजें जो कंपनी से कनेक्टेड है वो कंपनी लॉ में है, बट यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी। शेयर कैपिटल आपने क्लास 12th में भी पढ़ी है, और अगर आपने क्लास 12th में कॉमर्स नहीं थी तो मैं बता देती हूँ। कंपनी को चलाने के लिए कुछ पूंजी होती है, और वो पूंजी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे 1 लाख रुपए कंपनी की पूंजी है तो उसको 100 के रेट से 100 में उन्होंने डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में तोड़ दिया। अब जो उतने पैसे देता जाएगा वो उसको होल्ड करता जाएगा, वो कहीं ना कहीं कैपिटल लेता जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी देखिए किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती, कंपनी में बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स चाहिए, तो इसलिए कंपनी की पूंजी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और जब कंपनी की कैपिटल, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स इज नोन एज शेयर। अगर वो सारे के सारे शेयर, जैसे किसी की ऑर्गेनाइजेशन की अगर टोटल कैपिटल 1 लाख है और एक की 1 लाख गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड यूज किया, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हमें क्या चेक करना है कि सारी की सारी कैपिटल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। दूसरा पॉइंट, financial assistance of state is so much as to meet almost entire expenditure of the corporation. It would afford some indication corporation being imprint the government character. इस तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस है कि जो उसका टोटल खर्चा है, क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का टोटल खर्चा है वो स्टेट कहीं ना कहीं मीट कर रही है, स्टेट उसको दे रही है जो उसका खर्चा आ रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस इस तरीके की है कि जो एंटायर एक्सपेंडिचर है कॉरपोरेशन का वो कौन खर्च कर रही है, गवर्नमेंट खर्च कर रही है, या हम कह सकते हैं स्टेट खर्च कर रही है। स्टेट मीन्स व्हाट, जो ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं,
स्टेट का मीनिंग अभी क्लियर करके आए ना, स्टेट बियर कर रही है। आगे, कॉरपोरेशन एंजॉय अ मोनोपोली स्टेटस। कॉरपोरेशन कैसा स्टेटस एंजॉय कर रही है? मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स व्हाट? मोनोपोली मीन्स उसके अलावा कोई और है ही नहीं, वो काम सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यूडीआई, आधार कार्ड बने थे ना, तो आधार कार्ड सिर्फ एक ही कंपनी बना रही थी, ये नहीं कि हर कोई बना देगी। तो इट मीन्स उनका क्या हो गया? मोनोपोली स्टेटस। दूसरा, और स्टेट का, स्टेट मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में अभी अभी हमने पढ़ा है। स्टेट का उसके अंदर डीप कंट्रोल है, उन्हीं के कहने से काम हो रहा है, डीप कंट्रोल है। चौथा पॉइंट समझ में आया? उनका क्या है? डीप कंट्रोल। क्या है उनका? डीप कंट्रोल है। और लास्ट में इन्होंने फिफ्थ पॉइंट में बोला, जो वो काम कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो किस चीज के लिए कर रही है? पब्लिक की इंपॉर्टेंस के लिए। जैसे आधार कार्ड बने, किसके लिए बने? पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, है ना। उसी के साथ साथ आगे क्या बोला इन्होंने? आगे बोला इन्होंने, इफ डिपार्टमेंट इज ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन वुड बी स्ट्रॉन्ग फैक्टर सपोर्टिंग कॉर्पोरेशन इंस्ट्रूमेंटली। अगर कोई डिपार्टमेंट सरकार का कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर किया जाता है, तो फिर उस कॉर्पोरेशन को फिर भी क्या बोला जाएगा? कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटली और एजेंसी ऑफ, क्या बोला जाएगा उसे? एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब हम इसको ना क्रक्स बना लेते हैं पूरे पॉइंट का। तो देखिए, अब लिखना शुरू करना। देखो, ये सिर्फ मैंने आपको पढ़ाया, अब कहीं ना कहीं इसको क्रक्स में नोट डाउन करेंगे। कॉर्पोरेशन corporation acting as instrumentally or agency of government is a state as per सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। क्या बोला इन्होंने? अभी मैंने बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट्स बताए थे कि अगर ये सारे पॉइंट्स मैच कर जाते हैं, एज पर सुप्रीम कोर्ट as per Supreme Court decision, if following 6 conditions are satisfied, then only such entity is treated as instrumentally or agency of government is a state। एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट इज अ स्टेट।
अब हम यहाँ पे वो 6 की 6 कंडीशंस कहीं ना कहीं करते हैं। Corporation is not a state. और दूसरा है yes, corporation is a state. कॉरपोरेशन इज अ स्टेट। कैसे, जरा ये थोड़ा सा समझते हैं। इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर satisfied. कंडीशन नंबर 1, ऑल कैपिटल, क्रक्स लिख रही हूं मैं यहां पे, पूरा पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है, ऑल कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑल कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। नंबर 2, गवर्नमेंट हैविंग deep or pervasive control over कॉरपोरेशन। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, कॉरपोरेशन एंजॉय मोनोपोली स्टेटस। चौथा, वर्क is of public importance and closely relate to the गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और एक था, डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर्ड इफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ कॉरपोरेशन। ट्रांसफर टू अ कॉरपोरेशन, इफ डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर टू अ कॉरपोरेशन। क्या पॉइंट समझ में आए? तो मैं अब इसका एक और क्रक्स बता दूं। ये क्रक्स तो हमने लिख लिया। अगर कॉरपोरेशन बनानी है तो उसके लिए A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एंड एक और पॉइंट आप लिख सकते हो जो वो एफ फाइनेंशियल असिस्टेंस वाला था। एफ कौन सा? फाइनेंशियल असिस्टेंस मीट बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस मीट बाय द गवर्नमेंट, 6 पॉइंट।
तो A प्लस डी प्लस 1 2 3 4 5 और 1 6 पॉइंट हो गए। तो कॉर्पोरेशन के लिए अगर बनाना है तो कितनी कंडीशन होना जरूरी है? कॉर्पोरेशन इज इक्वल्स टू स्टेट, तो ये सारी कंडीशंस पूरा होना जरूरी है। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अभी तक मैंने जो पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया वो मैं पूरा बता दूं एक बार। हमने यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी। देखो स्टेट की डेफिनेशन बहुत धीरे धीरे मैंने आपको बताई कि स्टेट में कौन कौन आएगा, उसका मैंने पूरा क्रक्स आपको लिखवा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। और उसके बाद अगर कोई कॉरपोरेशन, कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से कॉरपोरेशन अगर स्टेट बतानी है, इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी ऑफ स्टेट, तो उसके लिए A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या क्या? एंटायर कैपिटल, फाइनेंशियल असिस्टेंस, देखो कीवर्ड्स ध्यान रखो, मोनोपोली स्टेटस, पब्लिक इंपॉर्टेंस, डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ये सारी चीजें, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, ये सारी कंडीशन है तो वो क्या बोल सकते हैं हम उसको? स्टेट, कॉर्पोरेशन को स्टेट का करार दे सकते हैं। अच्छा, स्टेट होती क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वो भी हमारे अफेक्ट नहीं कर सकती, अगर करेगी तो स्टेट के अगेंस्ट भी सिटीजन क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा स्टेट का, जो कि मैंने आपको पूरे तरीके से कंप्लीट करा दिया स्टेट का कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए।